नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भयंकर गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, राइट? और ऐसे में हमारा सबसे पक्का वाला दोस्त होता है हमारा डेजर्ट कूलर। लेकिन यार सच सच बताना, क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका कूलर आपको राहत देने के बजाय सिर्फ आपकी मुश्किलें बढ़ा रहा है? मतलब, हम सबने वो सिचुएशन झेली है जब कूलर से बस एक अजीब सी गर्म और चिपचिपी हवा आने लगती है। तो बस आज हम साइंस और सही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपके कूलर की ए टू जेड हर प्रॉब्लम का बिल्कुल अचूक और पक्का सोल्यूशन निकालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आपका कूलर भी ठंडी और फ्रेश हवा देने के बजाय किसी पुरानी मछली बाजार जैसी बदबू और चिपचिपी गर्मी दे रहा है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम में से लिटरली हर कोई कभी ना कभी जूझता है। आप कूलर ऑन करते हैं और अचानक पूरा कमरा किसी पुराने ठहरे हुए तालाब जैसा महकने लगता है, और पसीना वो तो सूखने के बजाय और बढ़ जाता है। अगर आप भी इसी सिचुएशन में फंसे हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, बर्फ से कूलिंग का आखिर सच क्या है। दूसरा, कूलर की उस भयंकर बदबू का पक्का इलाज। तीसरा, उमस और चिपचिपाहट से कैसे छुटकारा पाएं। चौथा, इसकी आसान देखभाल और ट्रबल शूटिंग। और पांचवा, एसी और कूलर के बीच एक छोटी सी तुलना। चलिए आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। नंबर 1, बर्फ से कूलिंग का सच। हम सभी ने ये किया है ना, जब गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हम सोचते हैं कि चलो यार टैंक में भर भर के बर्फ डाल देते हैं, एकदम शिमला बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको कूलर में सिर्फ 500 ग्राम से 1 किलो तक ही बर्फ डालनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों? दरअसल कूलर इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण पर काम करता है। जब आप बहुत ज्यादा बर्फ डाल देते हैं ना, तो पानी जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है, और इससे होता यह है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस एकदम धीमा पड़ जाता है। मतलब ज्यादा बर्फ डालने से आपकी कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय असल में कम हो जाती है। कोई सोच भी नहीं सकता था, राइट? अगर हम बर्फ डालने के फायदों और नुकसानों को तौलें तो देखिए, फायदे तो एकदम साफ है। आपको तुरंत राहत मिलती है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बिजली का बिल भी नहीं आता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसका असर बहुत ही कम समय के लिए रहता है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान दीजिएगा, अगर मौसम में पहले से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी यानी उमस है, तो बर्फ डालना बिल्कुल लिटरली बेअसर साबित होता है, क्योंकि भारी नमी में इवेपोरेशन वैसे ही बहुत मुश्किल से होता है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, कूलर की बदबू का इलाज। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कूलर से कभी-कभी एक बहुत ही अजीब सी बदबू आने लगती है। ये रुके हुए पानी और बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इसे ठीक करने के लिए बहुत से लोग इंटरनेट पर हैक्स देखते हैं और बेकिंग पाउडर, सिरका या और भी अजीबोगरीब चीजें डाल देते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये सब डालकर आप बैक्टीरिया को नहीं मार रहे हैं, बल्कि अंदर एक शोरबा या सूप जैसी चीज बना रहे हैं। लिटरली ये किचन के नुस्खे आपके कूलर का पानी साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। तो फिर इसका असली साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है? वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आसान भाषा में कहें तो क्लोरीन की गोलियां। जी हां, वही गोलियां जो स्विमिंग पूल को साफ रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये मार्केट में आपको आराम से 20-30 रुपए में मिल जाएंगी। बस इसका एक छोटा सा टुकड़ा पानी में डाल दीजिए और ये वहां मौजूद सारे बैक्टीरिया और काई को जड़ से खत्म कर देगा, वो भी आपकी मशीन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। एकदम सिंपल और सुपर इफेक्टिव। और हाँ, इस बदबू को वापस आने से रोकने के लिए आपको एक जबरदस्त डेली हैक बताता हूं। जब भी आप कूलर बंद करें तो सीधे मेन स्विच ऑफ मत कीजिए। हमेशा सबसे पहले वाटर पंप बंद करें, फिर फैन को करीब 10-15 मिनट तक ऐसे ही चलने लें। इससे क्या होगा कि आपके हनीकॉम्ब पैड्स पूरी तरह सूख जाएंगे, और जब वो सूख जाएं तब जाकर फैन बंद करें। इससे फंगस और बदबू की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, उमस और चिपचिपाहट से छुटकारा। बारिश के मौसम में कूलर चलाना मतलब अपने कमरे को एक स्टीम रूम बना लेना। इससे बचने का सबसे जरूरी नियम यह है कि कूलर को हमेशा एक खुली खिड़की या दरवाजे के पास रखें। देखिए, एयर कूलर को क्रॉस वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब तक उसे बाहर की ताजी हवा नहीं मिलेगी और अंदर की उमस बाहर जाने का रास्ता नहीं पाएगी, तब तक कूलिंग हो ही नहीं सकती। मानसून के दिनों में आपको इन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखना है। हमेशा खिड़कियां थोड़ी खुली रखें। अपने कूलर के वाटर रेगुलेटर को मिन यानी मिनिमम पर सेट करें। अगर बाहर बारिश हो रही है तो पंप बंद कर दें और सिर्फ फैन मोड का इस्तेमाल करें। और हाँ, कमरे की एक्स्ट्रा नमी को बाहर खींचने के लिए एक एग्जॉस्ट फैन चलाना एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, मशीन की आसान देखभाल और ट्रबल शूटिंग। क्या आप जानते हैं कि कूलर का एयर फ्लो कम होने या पानी लीक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है उसकी साफ सफाई को इग्नोर करना।
आमतौर पे कूलर के निचले हिस्से में वाटर टैंक और पंप होता है और पीछे की तरफ हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स लगे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कूलर सालों साल बिना किसी झंझट के काम करे, तो इन पुर्जों की रेगुलर सफाई बहुत बहुत जरूरी है। आपको हर हफ्ते वो पुराना पानी पूरी तरह बाहर निकालकर टैंक को अच्छे से साफ करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पानी के मिनरल्स आपके पंप को ब्लॉक कर सकते हैं और खास तौर पर मानसून के दौरान उन हनीकॉम्ब पैड्स को हर 5 से 7 दिन में ताज़े पानी से ज़रूर धोएं। इससे आप देखेंगे कि आपके कूलर की हवा का बहाव हमेशा तेज और एकदम फ्रेश रहेगा। और अब हमारे इस विश्लेषण का 5वां और आखिरी भाग, एसी बनाम कूलर, एक तुलना। देखिए, हम अक्सर सिर्फ अपनी सहूलियत और आराम को देखते हैं, लेकिन एरिज़ोना यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च सामने आई है जो काफ़ी सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने देखा कि अगर हम कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से आ रही बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एयर कूलर और एयर कंडीशनर दोनों का हमारे पर्यावरण पर बहुत ही अलग अलग असर पड़ता है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। एक एसी हर महीने करीब 850 किलोवाट घंटे बिजली की खपत करता है। ये कूलर की खपत, जो कि सिर्फ 250 किलोवाट घंटे है, उससे 3 गुना से भी ज्यादा है। बाप रे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक कूलर सीधे तौर पर 4495 गैलन पानी पी जाता है, जबकि एक एसी सीधे तौर पर 1 बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं करता। हम या किसी एक को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हम सिर्फ साइंस और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। एसी हमें एकदम सटीक और उमस रहे ठंडक तो देते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बिजली खींचने के कारण वे पीछे पावर प्लांट्स में ज्यादा जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स जलवाते हैं। और आप जानते ही हैं, इससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेज अल्टीमेटली हमारे पूरे प्लैनेट का तापमान बढ़ा रही हैं। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर आकर रुकते हैं। गर्मी से बचने के लिए जाने अनजाने में आप पर्यावरण पर क्या असर डाल रहे हैं? अगली बार जब आप अपने घर के लिए कोई कूलिंग ऑप्शन चुनें, तो इस बारे में एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि आपकी वो पसंद हमारी प्रकृति पर क्या कीमत तय कर रही है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। सीखते रहिए और हाँ, ठंडे रहिए।